कोरोना संकट के बीच इस कठिन समय में किसानों के लिए एक और संकट सामने आ गया है और ये संकट है टिड्डी दल का हमला। देश के करीब 5 राज्यों से होते हुए ये टिड्डी दल आगे बढ़ रहा है। शुरुआत हुई थी पाकिस्तान बॉर्डर से आते हुए, राजस्थान, पंजाब कुछ हिस्सा, उसके बाद मध्य प्रदेश, कुछ इलाके यूपी और ऐसे ही अलग अलग इलाकों से हवा की दिशा के साथ ये टिड्डी दल आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह कि किससे जमीन, खेती या इससे जुड़े जो उद्योग धंधे हैं उस पर क्या इसका असर है, खतरा क्या है और क्या हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए भी इससे कुछ खतरा है। और इससे पहले जब इस तरह के टिड्डी अटैक हुए तब उसका उपचार उपाय क्या किया गया, इस बार हमारी तैयारियां क्या हैं और बार बार इस तरह के आक्रमण के पीछे के कारण, मैं कहूं कि एटमॉस्फेरिक कारण, वो रीजन भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं आज इस चर्चा में। डॉक्टर जेपी सिंह हमारे साथ हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार चुनेजा जी हैं, हेड है डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से। सर आपका स्वागत है। और एसके मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं, एग्रीकल्चर कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मैं सिंह साहब आपसे करना चाहूंगा। जेपी सर, जिस तरीके से ये हमला टिड्डियों का दिख रहा है, कितना बड़ा खतरा है अगर मैं कहूं कि इस वक्त में, और खासतौर पर खेती के लिए, किसानों के लिए? सचिन साहब, इसमें सबसे पहले मैं ये दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछले साल सबसे बड़ा हमला हुआ था 1993 के बाद में, जो 26 साल के बाद में बड़ा हमला था। और वो 2019 में 21 मई से शुरू हुआ था राजस्थान के करीब 8 जिलों में, और फिर वो गुजरात और पंजाब के थोड़े इलाके में भी गया। गुजरात के बनासकांठा में मुख्य रूप से उसका आक्रमण भी हुआ, और राजस्थान के जितने सीमावर्ती, जो पंजाब की तरफ से लेके श्री गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के जो इलाके हैं, इनमें इसका जो है केंद्रित था। और 4,04,000 हेक्टेयर में हमने इसको नियंत्रण किया था, इसलिए करीब मई से लेके, और इस साल 17 फरवरी तक इसका अंत किया था। और ये सबसे बड़ा हमला 26 साल के बाद था। इसके बाद इस साल फरवरी महीने से ही हम ये महसूस कर रहे थे, बिकॉज आप टिड्डी का जब देखेंगे जो प्रजनन क्षेत्र है पूरी दुनिया में, करीब 30 देशों में इसका प्रजनन क्षेत्र फैला हुआ है, जो अफ्रीका से लेके और मिडिल ईस्ट, साउथ वेस्ट एशिया के जितने भी हैं, ये 3 उसमें भागों में बांटा इसको जाता है। इसमें विंटर ब्रीडिंग सीजन है जो अफ्रीका में है, और कुछ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में है। उसके बाद में स्प्रिंग ब्रीडिंग सीजन इसका मुख्य रूप से जो मिडिल ईस्ट और ईरान और पाकिस्तान ये हैं। और जो समर ब्रीडिंग सीजन है वो उसके लिए जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, वहाँ जो थार मरुस्थल इलाका है, उसमें ये अपने प्रजनन के लिए आता है। तो क्या कोई ऐसा ट्रेंड है सर कि इसकी लगातार, मैं कहूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है इस रीजन में? जी हाँ, इसका इस साल फ्रीक्वेंसी बढ़ने का अंदेशा इसलिए हमें था क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान में जो अमूमन जनवरी-फरवरी से लेके और अक्टूबर-नवंबर तक इसकी वो रहती थी उपलब्धता, कि उनके यहाँ 2 सीज़न हैं। ईरान में और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान इलाका है, वो स्प्रिंग ब्रीडिंग सीज़न है, और फिर समर ब्रीडिंग सीज़न भी पाकिस्तान और भारत में। तो वहाँ पे पूरे साल रहने की वजह से हमने तो पूरा नियंत्रण फरवरी में कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान में ये पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में बना रहा। ईरान में भी इसकी जनसंख्या काफ़ी रही। कुछ देश मिडिल ईस्ट में ऐसे हैं जैसे यमन। यमन में जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें बहुत बड़ा एक रुकावट है टिड्डी नियंत्रण में, उसकी वजह से करोड़ों की संख्या में वहाँ पे यमन में टिड्डी का प्रजनन पूरे साल चलता रहता है। और अच्छी बारिश वहाँ पे पिछले सालों में हुई, उससे करीब ये 200 गुना से भी अधिक वहाँ पे इसकी जनसंख्या वृद्धि हुई। इस साल हमने देखा है कि अफ्रीका का जो इलाका है, ईस्ट अफ्रीका में, वहाँ के कई देश में जो विंटर ब्रीडिंग है, वहाँ बहुत तेजी से इसका प्रजनन हुआ, नियंत्रण प्रभावी नहीं रहा। और उसके साथ-साथ सऊदी अरेबिया या जो इजिप्ट तक भी इसका काफ़ी वो देखने को मिला है। और
उसका कारण ये क्योंकि जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई, नियंत्रण उतना प्रभावी उन देशों में नहीं हुआ। तो अब जो समर ब्रीडिंग का समय है, उसमें जैसा हम उम्मीद करते थे कि मानसून के बाद ये यहाँ पे आएगा, लेकिन ये काफ़ी पहले कि प्रकृति में जो इकोलॉजिकल चेंजेज हैं उसके भी इस पे प्रभाव पड़े हैं और उसकी वजह से ये हम्म। लगभग 1 महीना पहले ही हम इसका जो है यहाँ पे आगमन देख रहे हैं और जो बहुत तेजी से बड़ी संख्या में इसका आगमन हुआ है। और इसमें आप ये देखेंगे जो सबसे मुख्य बात यहाँ पे ये है, ये ऐसे समय में आया है जब यहाँ पे आंधियाँ और तेज हवाएँ चलती हैं। क्योंकि ये एक दिन में ये जो है आजकल जनसंख्या टिटी की आ रही है, जो पिंक कलर के वयस्क आ रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से खाना खाने के लिए इधर खाने की तलाश में भागते हैं और आंधी के साथ इनको दूर तक जाने में बहुत तेज़ी से इनको मदद मिलती है। इसकी वजह से ये आगे के राज्यों में भी बढ़े हैं। तो आपने बताया कि मध्य प्रदेश में भी कुछ देखा गया और थोड़ा बहुत अमरावती, महाराष्ट्र में भी ये कुछ जनसंख्या इसकी पहुँची है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या आगे नहीं पहुँची लेकिन हाँ, कुछ-कुछ जनसंख्या ज़्यादातर इसकी जनसंख्या जो राजस्थान में केंद्रित रही है और थोड़ा बहुत फाजिल्का जो जिला है पंजाब का, उसमें इसका असर रहा है। लेकिन ओके। सबसे डॉक्टर प्रदीप, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा। एक तो ये कि जब ये हवा के साथ मूव कर रहा है और हवा की दिशा के साथ मूव कर रहा है, तो जो जानकारी है कि करीब 100 से 150 किलोमीटर की सफर ये तय कर लेते हैं कुछ ही घंटों में या फिर विद इन अ डे। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या इनके लिए बेटर है प्रजनन के लिहाज से? क्योंकि अगर ये स्टे कर रहे हैं किसी एक रीजन में कुछ देर तक, कुछ घंटे या कुछ दिनों तक, वहां पर ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, या हवा के साथ ये तेजी के साथ बढ़ते हैं किसी एक जगह पर बहुत दिन या बहुत घंटे तक नहीं रुकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये हवा की के साथ ही इनकी उड़ान होती है और हवा की जो है स्पीड के अकॉर्डिंगली जो है इनका जो है वो स्प्रेड होता है और ये भोजन की तलाश में जो वनस्पति है सो उसकी उपलब्धता के जो अनुसार ही जो इनकी जो है वो मूवमेंट होती है। जैसे डॉक्टर जेपी सिंह पहले ही बता चुके हैं कि इनके 3 ब्रीडिंग जो है प्रजनन क्षेत्र हैं और 3 ही सीजन है और वो भी जो है बिल्कुल निश्चित हैं। जैसे कि विंटर ब्रीडिंग जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर, और साउथ वेस्टर्न जो है जो अरब के कंट्रीज है सिर्फ वहीं तक ये रिस्ट्रिक्टेड रहती है, वहीं तक होती है। और जो बहार की होती है या बसंत ऋतु की जो इसका प्रजनन है सो वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में और साथ में ईरान और पाकिस्तान में। और जो समर ब्रीडिंग है जो जुलाई से शुरू होती है और ये अक्टूबर नवंबर तक चलती है, ये इंडो पाक बॉर्डर के आसपास होती है। और ब्रीडिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि जो है मिट्टी में जो है आर्द्रता होना, मॉइस्चर होना, सो मॉइस्चर हो मिट्टी में और वनस्पति की उपलब्धता जो है वो यकीनी हो। तो उसी इलाके में आम तौर पर ये रेगिस्तानी और जो है इस प्रकार की मिट्टी में ही जो है वो जो है अपने अंडे वो देते हैं। तो क्या सर ये कहा जाए कि हमने जो देखा कि जनवरी या फरवरी या जो मार्च के महीनों में भी जो हल्की हल्की बारिश दिखी, या मैं कहूं कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में, उसके चलते रेगिस्तानी इलाकों में मॉइस्चर क्रिएट हुआ और इनके लिए जो क्लाइमेट था वो ज्यादा अच्छा मुफीद हो गया, और इसीलिए ये बिफोर टाइम इस बार अराइवल दिख रहा है। बिल्कुल, जैसे हमने भी अपना देखा जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है उसमें जो है मार्च से लेकर मई तक कुछ मौसम जो है पहले से वो ठंडा रहा और बरसात होती रही और जो है वर्षा होती रही। और इसी प्रकार जो है ईरान और पाकिस्तान में भी ये बरसात होती रही और इन्होंने जो है एक अनुकूल जो है वातावरण इस कीट को प्रदान किया, जिसके कारण जो है वो प्रजनन जो है वो बहुत तेजी से हुई। और इसी कारण जो है वो पीछे जो इन कंट्रीज में जो आबादी है बहुत ज्यादा हो गई है और वहीं से जो है वो मूवमेंट जो है वो अब इंडिया में हो रही है। ओके, तो लुत्रा साहब, ऐसे में अब चुनौती तमाम सरकारों के सामने है। शुरुआती तौर पर मैं समझना चाहूंगा कि क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के अटैक हुए हैं, एक बड़ी संख्या में आगमन हुआ, 2019 में हुआ था,
बेहतर या सही रास्ता क्या है, इनको रोकने का रास्ता है भी या नहीं है? बिल्कुल इसका रास्ता है। और जैसे कि अभी आप सुन रहे थे कि ये भारत सरकार के जो प्रयत्न हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, वो फरवरी से जारी है। और फरवरी से जो इसका इनकर्शन हमारे देश में होता रहा है बीच बीच में रुक रुक करके। और अब जो है ये जो इनकर्शन है अभी बढ़ा है। वो इसीलिए बढ़ा है, जैसे कि हम सुन रहे थे कि ये जो इसका जो ब्रीडिंग है वो जो है पाकिस्तान और ये कुछ क्षेत्र जो है ये अभी बताए गए हैं, अरेबियन पेनिनसुला है, और दूसरा जो सऊदी अरेबिया की बात कर रहे थे, ईरान की बात कर रहे थे, तो ये वहां से घूम करके इधर आ रहा है और हवा की दिशा के साथ आ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो उपाय है वो हमारा जो डेजर्ट लोकस्ट इसको कहा जाता है, तो डेजर्ट एरिया में हमारे बॉर्डर से वो एंटर करता है, तो वहां पर जो है हम लोगों ने जो पूरी व्यवस्था की हुई है और सरकारी तैयारी अपने रूप में बिल्कुल अच्छे ढंग से कर ली गई है, और उस पर जो भी उपाय हैं वो सभी किए जा रहे हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेशन है, सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि इसका एक डेजर्ट लोकस्ट इंफॉर्मेशन सर्विस बनी हुई है जो एफपीओ के माध्यम से है। तो एफपीओ, क्योंकि ये जो मुद्दा है कई देशों के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो एक प्रकार की जो एफएओ है, एफएओ के माध्यम से एक सिस्टम बना है, उससे एक फोर वार्निंग सिस्टम है, उससे हम लोगों को ये पता लगता रहता है कि उसका मूवमेंट क्या है, कहाँ अभी ये मूव कर रहा है। उसी तरह से हमारी तैयारियां हो जाती हैं और उन तैयारियों को उसी तरह से जो है कार्य रूप दिया जाता है। फिर हम लोग राज्य सरकारों से जो है एक प्रकार का समन्वय स्थापित करते हैं और राज्य सरकारों को टाइमली सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जिससे कि समय रहते पहले ही तैयारियां की जाएं। चाहे वो कितने भी कीटनाशक है, जिससे कि ग्रास ऑपर को मारने के लिए जो जरूरत पड़े, टिड्डी को मारने के लिए, तो उस टिड्डी दल को मारने के लिए जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं उसको, क्योंकि एक भारतवर्ष की जो एक संस्था है जिसको हम ये कहते हैं सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमेटी, उसमें कम से कम 15 जो हमारे फॉर्मुलेशन है उनको जो है उसका उनकी पहचान करके उसकी सिफारिश की गई, एडवाइजरी बनाई गई, और उस एडवाइजरी को सभी राज्यों को जो है भेज दिया गया, और सभी राज्य उन्हीं एडवाइजरीज को अपना करके टिड्डी दल को कंट्रोल करने का जो प्लान है, योजना है, उसको जो है एक प्रकार का कार्यान्वयन कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम इसको काफी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसका जो एक प्रकार का आप देखेंगे बड़ा मोबाइल पेस्ट है। ये जो कीड़ा है, इतना इसकी मोबिलिटी है कि ये एक दिन में 300 किलोमीटर तक चला जाता है, और जब ये रात को सेटल होता है उसी टाइम ही इसके सारे उपाय करने पड़ते हैं। और जितनी भी हमारी मशीनें हैं इसके लिए, जो एक तरह का जो व्हीकल्स हैं जिस पर जो है इसका किया जाता है, जिससे लो पावर व्हीकल्स हैं उनको रखा गया है, उनकी व्यवस्था की गई है। और दूसरे जो इमल्सिफाइड हमारे कंसंट्रेशंस हैं उनको स्प्रे करने के लिए जो हमारी कन्वेंशनल अप्रोच है उसको भी जो है तैनात किया गया है। साथ में आपने देखा होगा कि जैसे फायर ब्रिगेड के जो एक प्रकार के फायर फाइटिंग जो यंत्र हैं उसकी मार कितनी तेज होती है, और ये पेड़ों पर जाकर के सेटल हो जाता है। तो पेड़ों पर जो है अगर हमें स्प्रे करना है तो वो जो फायर फाइटिंग का जो हमारे यंत्र हैं उनको भी तैनात किया गया है। सभी राज्यों ने अपने अलग अलग जिलों में जहां जहां इस प्रकार की जो इसका अंदेशा है इसका जो आने का, वहां पर इसको जो है तैनात किया गया है, और उसके जो जितने भी मेजर्स हैं और कंटीजेंसी प्लान जो बनाई गई है उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी और भी व्यवस्थाएं जो है भारत सरकार ने की है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको अभी इजाजत मिली है, और अभी कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में हमें आशा है कि उस ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाएगा। साथ साथ में जो एरियल स्प्रे की बात जो हम करते थे उसको भी सुनिश्चित कर लिया गया है। तो इस तरह के करीब करीब 15 फॉर्मुलेशंस, पेस्टिसाइड्स, इन सब की व्यवस्था और प्रिपेयर्डनेस और प्री पोजिशनिंग, ये प्री पोजिशनिंग सभी राज्यों में सुनिश्चित कर ली गई है। ओके डॉक्टर प्रदीप, क्या वाकई जब शुरुआत हुई थी, मैं कहूँ कि बॉर्डर से और खासतौर पर राजस्थान या पंजाब के यहाँ से जब एंट्री होती है, और आज जब हम बात कर रहे हैं, कितनी कमी इसमें अब तक हो चुकी है, जो कि मूलतः साहब कह रहे हैं कि तमाम प्रयास केंद्र की ओर से किए जा रहे हैं, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, क्या वाकई वो प्रयास कितने सफल या कितने असफल अब तक दिख रहे हैं? और जो वक्त के साथ मैं कहूँ कि जैसे जैसे मानसून नजदीक आएगा, ये खतरा बढ़ेगा या फिर मैं कहूँ कि कम हो सकता है?
हाँ, जितने भी हमें निर्देश जो है वो भारत सरकार की तरफ से आ रहे हैं, वो सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इनको इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे मल्होत्रा जी ने बताया कि CIBRC से जो है हमें जो है 15 जो है इंसेक्टिसाइड्स इसके यूज करने के लिए, 11 जो है वो फसलों पर और 4 जो है जो शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया है उनके लिए इन्होंने सिफारिश किए हैं, और उनकी जो वाइड सर्कुलेशन हो रही है और सबको ये जो जानकारी है वो पहुंचाई जा रही है। और उसके अलावा भी जो है जैसे मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब ने भी एक पूरा जो है बड़ा ही कंप्रीहेंसिव एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो तैयारियां चल रही हैं। जितने भी संसाधन है वो सारे ही जुटाए जा रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो जो कृषि विश्वविद्यालय है उनके साथ मिलकर जो स्टेट्स जो हैं वो एडवाइजरीज इश्यू कर रही हैं। जैसे मैं अगर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की बात करता हूं तो हमारा जो एक मैगजीन है उसमें हमने जो खेती संदेश है उसके द्वारा जो है फार्मर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स को जो है वो एडवाइजरी दी है। उसके अलावा जो हमारे जो है मंथली मैगजीन्स हैं प्रोग्रेसिव फार्मिंग और चंगी खेती और इंग्लिश और पंजाबी में, उसमें हमने पूरा विस्तृत जो है लेख लिखकर जो है फार्मर्स के लिए वो जानकारी दी है। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये जानकारी जो है वो प्रदान की जा रही है। उसके अलावा जो है जो खास ऑडियो तैयार करके वो भी सर्कुलेट की जा रही हैं, वीडियो कैप्सूल भी बनाए जा रहे हैं, और जितनी भी जो है कमेटीज है जो बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो सारा जो है वो फ्रीक्वेंटली अपने जो है तैयारी जो है वो रिव्यू कर रही है। और यहीं तक सीमित नहीं, आगे इससे चलकर मॉक ड्रिल्स भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये चल रही हैं। जो स्प्रे करने का काम है, जो दवा की छिड़काव, कीटनाशकों की छिड़काव का काम है, क्या ये किसानों पर छोड़ दिया गया है या स्थानीय सरकारें और जिला स्तर पर प्रशासनिक जो अमला है वो इस काम को अंजाम देगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसानों के स्तर पर इसको छिड़काव करके उससे निपट पाना बहुत आसान होगा। JP सिंह साहब। सचिन साहब, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, इसको हमें दो भागों में बांटना होगा। जो नियंत्रण का जो कार्य है, एक तो जो मरुस्थलीय इलाका है, जो डेजर्ट का इलाका है, जहाँ पे किसान अपनी खेती नहीं करते और नो मैंस लैंड एरिया होता है, भारत सरकार उसकी पूरी जिम्मेवारी लेती है। भारत सरकार का एक अपना टिड्डी चेतावनी संगठन है, और उसमें हमारी करीब 47 टीमें भी जो व्हीकल माउंटेड स्पेयर्स हैं, जो एक दिन में लगभग 200 हेक्टेयर एरिया में टिड्डी नियंत्रण कार्य करती हैं। भारत सरकार ने 200 से ज्यादा लोगों को कार्य के लिए लगा के रखा हुआ है, और वो सारा जब भी जैसे ही टिड्डी आक्रमण करती है, हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी ट्रेंड किया हुआ है। तो हम जैसे ही सीमा के उस पार से इधर आते हैं, हमारे जो नियंत्रण कक्ष हैं, हमने करीब 11 नियंत्रण कक्ष टिड्डी चेतावनी संगठन के, और जिस जिस राज्य में भी टिड्डी का आक्रमण हुआ वहाँ पे हर जिले में टिड्डी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हुए हैं, जिससे जानकारी को सही से एक दूसरे से शेयर किया जा सके और प्रभावी कार्य किया जा सके। तो जो मरुस्थल क्षेत्र है उसमें भारत सरकार पूरी तरह से अपने लेवल पे मैलाथ्योन का जो अल्ट्रा लो वॉल्यूम 96% जो पेस्टिसाइड है उसके साथ कार्य करती है। उसके अलावा जो कृषि क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र में भी जो किसान का अपना क्षेत्र है, उसमें राज्य सरकार भारत सरकार दोनों मिलकर किसानों की मदद से उनकी सहायता करती हैं। और दूसरा, जो ऐसी जमीन है, जो जंगली जमीन है या जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे भारत सरकार राज्य सरकार की संयुक्त प्रयास से ये कार्य किया जाता है। और इसमें देखिए, बड़े लेवल पे जब ये आक्रमण होता है तो सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए टिड्डी चेतावनी संगठन ने सभी राज्यों के जो सीमावर्ती राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात और पंजाब के जो भी इलाके हैं, इनमें पहले से ही अपनी ट्रेनिंग व्यवस्था की थी। राज्य कृषि अधिकारियों को या जिला प्रशासन के जितने अधिकारी हैं उनको ट्रेन किया गया, SOP बनाई गई, हमने कंटीजेंसी प्लान उसको बनाया गया, कैसे उसको स्थापित करना है उसकी कार्रवाई की गई, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किए गए। और उसके अलावा फार्मर्स के लेवल पे भी अगर कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता थी तो कैप्सूल बना बना के वो एक प्रभावी रूप से बांटे गए, लिटरेचर बांटे गए, और जितनी भी जो जानकारी है जो टिड्डी नियंत्रण के प्रभावी कदम में सही साबित होती है तो सभी से शेयर किया गया। ये सारी व्यवस्था समय रहते कर ली गई थी, क्योंकि ये सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं इसलिए सामने नहीं आते, लेकिन लगातार भारत सरकार राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासनों के भी ज्यादातर जो प्रभावी क्षेत्र हैं उनके सभी DMs को लूप में लिया गया, और राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इस कार्य को पूरी तरह से किया जा रहा है। ओके, लेकिन मल्होत्रा साहब, क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा था कि अगर किसी भी जिले में, अगर मैं एग्जाम्पल के ऊपर देखूं
5 किसान अपने व्यक्तिगत स्तर पर छिड़काव का काम शुरू भी करते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर अगर वो नहीं होता तो शायद उससे निपटना मुश्किल है, या मैं कहूं कि वो प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इससे इससे कैसे आप लोग डील कर रहे हैं, और क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या राज्य लेवल पर जिस इलाके से आप लोग अलर्ट जारी कर रहे हैं कि वहां से मूवमेंट हो सकता है, वहां के कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस उस स्थानीय प्रशासन को कि वो किसानों के साथ मिलकर इसको कुछ अंजाम में ला सकता है? देखिए, पहले तो इसमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी जो सघनता है, आपने देखा होगा कि जितना भी टिड्डी दल आता है तो वो स्वार्म है, उसका समूह है, गुच्छों में आएगा, ग्रुप में आएगा। तो वो जब ग्रुप में आएगा और मैसिव स्केल पर आएगा तो उसको आपको जब कंट्रोल करना होगा तो वो अकेले किसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो भारत सरकार ने जो इसकी एक योजना बनाई है और उस योजना के तहत जो है उसकी जो घेराबंदी की है, सभी जो स्प्रे करने का जो समय उसका निर्धारित है, जब वो रात को सेटल हो जाता है तब करेंगे। बाकी अभी जो इसकी मूवमेंट है वो ग्रीनरी की तरफ जा रहा है, जहां कहीं उसको ग्रीनरी दिखाई देती है, चाहे वो वाइल्ड पेड़ पौधे हैं या कुछ भी है, उस तरफ जाएगा, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन सौभाग्य की बात है कि इस टाइम में हमारे पास जितनी भी फसलें हैं, अभी खेत में इतनी हमारे पास ग्रीनरी नहीं है, क्योंकि अभी जब मानसून आएगा, मानसून के बाद जो है उसकी बिजाई होगी, खेती में तभी सोइंग हो पाएगी, तभी आगे होगा। और रबी की फसलें हैं वो सब कटाई हो चुकी है, तो नुकसान कोई फसलों को ज्यादा नहीं है कोई इस प्रकार का। लेकिन उसके लिए जो स्प्रे करने वाली बात है, अगर किसान के खेत में कहीं ये आता भी है तो उसको अपने राज्य से, जो राज्य सरकार जो जिला अथॉरिटी है वहां से जो है उसको मुफ्त में जो है एक प्रकार जो इंसेक्टिसाइड है वो भी अवेलेबल कराया जाएगा। अगर कोई किसान करना चाहे तो कोई वहां मनाही नहीं है, और वो अपनी सूचना भी अगर वहां देता है, वैसे तो सूचना रहती है क्योंकि हमारा जो तंत्र है वो अपने आप में पहले इसकी ट्रैकिंग करता है कि ये जो टिड्डी दल है ये कहां पहुंचा हुआ है। ट्रैकिंग करने के बाद जो हमारे ट्रैकिंग का अलग से सिस्टम है, वो ट्रैकिंग करके सूचना हमारे दूसरे दल को देता है। जो हमारा दूसरा दल है वो स्प्रे का काम करता है, तो स्प्रे के काम करने वाला हमारा दूसरा दल है, वो उसी तरह से एक्शन में आता है। और ये सभी सूचना जो है एक प्रकार का जो हमारा एक तरह का मैं ये कहूंगा जो एक वार्निंग सिस्टम है वो बना हुआ है, और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बना हुआ है, उसके माध्यम से जो है इसको कंट्रोल करने के जितने भी मेजर्स है उसी तरीके से अडॉप्ट किए जाते हैं। लेकिन जो स्प्रे की बात है वो वृहद स्तर पर होना है, वो वृहद स्तर पर के लिए करने के लिए मशीनरी अलग से चाहिए, उस मशीनरी के माध्यम से सब जगह जो है ये स्प्रे किया जा रहा है। डॉक्टर प्रदीप, अगर मैं दो और पहलू हैं, एक तो ये कि अगर जो फसलें कुछ इलाकों में मूंग है या कुछ इस तरह की जो मैं कहूँ कि सब्जियों की खेती होती है, क्या ये भी इसके संकट के चलते इनको भी खतरा है टिड्डी दल का अटैक होने का? और दूसरा ये जो स्थानीय उपाय हैं, मैं कहूँ अगर स्प्रे उपलब्ध नहीं है या किसान अवेयर नहीं है, जो देसी उपाय हैं वो क्या कुछ हैं जो कि इसके लिए कारगर हैं? क्योंकि ये जो कीट है ये एक पॉलीफेगस है, ये हर प्रकार की वनस्पति को खा सकता है। तो ये जो सब्जियों की बात की है आपने, दालों की बात की है, तो ये उन पर अगर हमला होता है तो वो नुकसान तो रहेगा ही। और जैसे आपने कहा कि कुछ जो है हमारे आईटी के, तो जैसे मल्होत्रा जी ने भी बताया कि जो उसको इस कीट को जो है वो शोर मचाकर या आग की मशाल जलाकर तो उनको डराकर, तो इस प्रकार जो किसान हैं और वो उनको भगा रहे हैं, तो इस प्रकार का जो आईटी के है वो अप्लाई किया जा रहा है। ओके, सिंह साहब, कुछ और ऐसे उपाय जो किसानों को आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अगर कुछ अटैक होता है तो स्थानीय स्तर पर क्या और उपाय अपना सकता है, या क्या हिदायत होनी चाहिए? सबसे पहले इसमें इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर ये खेत में नहीं गया, ज़्यादातर इनका देखिए मैंने देखा है शाम को जब ये सेटल होते हैं तो बड़े-बड़े पेड़ों पे सेटल होते हैं, और इनको रात में ही नियंत्रण करने की तैयारी कर ली जाती है, और सुबह जैसे ही थोड़ा-सा भी उजाला होता है तो इनका नियंत्रण कार्य प्रभावी रूप से किया जाता है। क्योंकि सारे संसाधनों का आयोजन पूर्ववत किया जाता है और जैसे ही पता लगता है उनको मोबिलाइज़ किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी उसके बाद ये किसी नुकसान की संभावना है किसान को अपने क्षेत्र में, तो शोर बचाकर और थोड़ा आवाज़ करके इसको जो है वहाँ से डिस्टर्ब किया जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे ऐसे डिटरेंट या रिपेलेंट कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं, नीम बेस्ड कुछ केमिकल मीन्स बायोपेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, नीम बेस्ड बोटेनिकल्स हैं,
उनका भी निम्बोली भिगो के ओवरनाइट और उसको जो है छान के और उस तरह का वो एज ए डिटरेंट काम करता है, क्योंकि उसकी स्मेल वगैरह से भी इसको थोड़ा-सा भागने में मदद, उस पे भी हम लोग अभी कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ ट्रायल्स कर रहे हैं। अगर उसका कुछ नतीजे सामने आ जाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग उसकी संस्तुति जारी करेंगे। लेकिन अभी तक जो सामने आया है कि शोर मचा के किसान अपनी फसल से, दूसरा जो जहाँ पे स्प्रिंकलर की व्यवस्था है, स्प्रिंकलर के पानी से ये डिस्टर्ब होके वहाँ पे फसल पे नहीं बैठता। अगर कहीं खेतों में स्प्रिंकलर का सिस्टम लगा हुआ है, अगर इसका आक्रमण की संभावना होती है और देखते हैं कि टिड्डी का दल आ रहा है, तो उस टाइम पर कुछ किसान स्प्रिंकलर चला देते हैं और उससे डिस्टर्ब होके ये दूसरी दिशा में या दूसरी तरफ चला जाता है। ओके, एक कुछ दर्शकों ने इसको लेकर एक क्वेरी भेजी है, सवाल है, उनका कहना है कि अगर खेतों में ड्राइनेस यानी कि सूखे हैं, पानी नहीं, सिंचाई नहीं हुई है, तो ज्यादा खतरा है अटैक का, या अगर अटैक कम करना है तो क्या सिंचाई के जरिए उसे कुछ कम किया जा सकता है? देखिए, इसमें सिंचाई का जहाँ तक ये वनस्पति पे आक्रमण करता है, जहाँ सूखे खेत हैं, ये वहाँ बैठेगा ही नहीं, ये तो वनस्पति के ऊपर बैठेगा। और वनस्पति भले ही बड़े पेड़ हैं या फसल है, अगर इसको बैठने की वहाँ व्यवस्था इसकी सही है, ये बैठ के उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है, क्योंकि देखिए अभी तक बड़े से बड़ा जो दल है, वो 10 स्क्वायर किलोमीटर का आया है। 1 स्क्वायर किलोमीटर भी है, आधा स्क्वायर किलोमीटर भी है, 2 भी है, 3 भी है। 1-2 दल बड़े 5 स्क्वायर या 10 स्क्वायर किलोमीटर के आए हैं और ये 2-3 दिन में इसका नियंत्रण हो जाता है। पहले दिन जब हम इसको ट्रैक करके, लोकेट करके और इस पे कार्य करते हैं, तो 50% के आसपास इसका खात्मा हो जाता है और फिर ये आगे हवा के साथ टूट के छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाता है। तो हमारी टीमें विभिन्न दिशाओं में इसको ट्रैक करके और इसका प्रभावी नियंत्रण करती हैं। तो हमें नहीं लगता ओके, कि हमारे जो प्रयास हैं, उससे हम किसानों को कोई नुकसान होने की संभावना होने देंगे। हमारे प्रयास उसी दिशा में है कि किसानों को कोई भी नुकसान ना हो। चलिए मल्होत्रा साहब, एक आखिरी आपके सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कुछ इस तरह की चीजें दिखती हैं किसी भी शख्स को या किसानों को, तो वो कोई नंबर या कोई विभाग जहां पर संपर्क करके इसकी जानकारी दे? इसमें ये एक प्रकार की, इसको हम लोग कहते हैं ये आपदा है और ये राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर हुई है। और इस तरह की जब आपदा कोई भी आती है तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को सीधा इन्फॉर्म करने की बात कही जाती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो जिले का जो अधिकारी है, उसको सीधा जो है उसके संज्ञान में लाएं जब कोई भी इस तरह की चीज आती है। वैसे तो जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिसमें हम लोग ट्रैकिंग करने के माध्यम से, और जो एफएओ ने एक सिस्टम बनाया है, वो एफएओ का जो एक ट्रैकिंग सिस्टम है, उससे भी हम लोगों को पहले से ही जानकारी मिल जाती है कि अभी जो उसका रूट है, एक तरह से जो उसका हवा की दिशा के अनुरूप वो अब किस रुख में जाएगा, कहाँ मूव करेगा, तो उसकी जो पूरी दिशा है, पूरी सभी चीज की जानकारी हम लोगों को पहले मिल जाती है। उस फोर वार्निंग के माध्यम से हम राज्य सरकारों को भी सूचित करते रहते हैं और अलर्ट डिक्लेयर किया जाता है, और वो उस अलर्ट के माध्यम से जो है वो सभी जगह सचेत हो जाते हैं, और वो जो वायु की दिशा है, उसी तरह से उसकी मूवमेंट का कंट्रोल का जो मेजर है, जो उसका पाथवे है, उस पाथवे पर जो कंट्रोल मेजर है, वो सभी अडॉप्ट किए जाते हैं। ओके, और अगर किसी किसान को ऐसा लगता है कि उसके इलाके में कुछ छोटा सा भी ग्रुप अगर दिख रहा है, तो वो जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि असल में ये टिड्डी दल का अटैक